हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको ये जो सेशन है, सारे जो एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो आपको अच्छी तरीके से एक बार सारे एमसीक्यूज देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 26 अक्टूबर यानी कल से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियली शो करा जाएगा। तो आप कल से ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका है 20 नवंबर। ठीक है, यानी आपके पास 20 to 25 डेज अभी भी रिमेनिंग है प्रिपरेशंस के लिए। तो आपको जल्द से जल्द हमारा जो कोर्स है उसको परचेज करके आपकी स्टडी को आपको स्टार्ट करना है। तो देखते हैं हमारा जो कोर्स है उसके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। आपका पेपर 1 और सेक्शन ए जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। और एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स आपको प्रॉपरली हम गाइड करते हैं। टाइम टू टाइम हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे इस कोर्स में कि आप एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कोर्स में हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारे कोर्स में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो कि थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स और रिवीजन पीडीएफ, और ये सारा जो कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, पासिंग की गारंटी यानी आपको एग्जामिनेशन में पास करने की गारंटी हमारी होती है। हमारी टीम जो होती है, एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स है, वो आपको हमारे कोर्स को और जो कोर्स के थ्रू है आपकी प्रिपरेशंस करने में काफी मदद करेंगे। और आपको पासिंग मार्क्स तक आप पास हो जाओ, इतना आपको गारंटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो काफी कम फी है। कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। इस ऐप के थ्रू ही आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। तो चलिए, आई होप कि आपको हमारा जो कोर्स है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तब भी आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर व्हाट्सएप पे आप हमें पूछ सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। First question, in the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपने हाइपोथेसिस फॉर्म कर लिया अपने रिसर्च प्रोसेस में, देन उसके बाद आप कौन सा स्टेप परफॉर्म करोगे। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको याद रखना है। सो ये सारे आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। अब हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद आप कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, सो हम वन बाय वन पहले स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आप किस तरीके से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आप पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि वो प्रॉब्लम का एम क्या है, उस पर क्यों स्टडी करना चाहिए, क्या उस पर जो स्टडी करेंगे रिसर्चर, उससे जो रिजल्ट आएंगे वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो उसी तरीके से जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव, उसके क्या गोल्स है। सो ये आपके ये फर्स्ट स्टेप में आएगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हाइपोथेसिस फॉर्म, आप हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हो सेकेंड स्टेप में। जैसे सेकेंड स्टेप आपका होता है प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन। आप रिसर्च डिजाइन प्लान करते हो। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो इसमें आप सारी चीजें प्लान करते हो कि आपको किस मेथड से डेटा को कलेक्ट करना है, कौन कौन से वे से आप डेटा को कलेक्ट करोगे। ये सारी चीजें आपके रिसर्च में, आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हो, जो भी चीजें आपके रिसर्च में परफॉर्म करने वाले थे, आपको पहले से ही रिसर्च डिजाइन में प्लान करना होता है। और इसी स्टेप में आप हाइपोथेसिस भी फॉर्म करते हो। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी। उस टेम्पररी स्टेटमेंट को रिसर्च अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद
फिर रिसर्चर रिसर्च टूल यूज करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो रिसर्च मेथड यूज करेंगे। रिसर्च मेथड को रिसर्च टूल्स भी कहते हैं। तो ये देखेंगे रिसर्चर कि किस किस मेथड से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, सर्वेज, कौन से मेथड से वो डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद। तो हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद रिसर्चर अपना रिसर्च टूल सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद रिसर्चर अपना रिसर्च टूल सिलेक्ट करने के बाद फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद रिसर्चर अपना रिसर्च टूल यूज करेंगे कि कौन से मेथड्स के थ्रू रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना है। इसलिए हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, रिसर्च टूल जिसे हम रिसर्च मेथड भी कहते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। नेक्स्ट, the ones that have a strong contingent effects on the relationship between the independent and dependent variables। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जो स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच के रिलेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको वन बाय वन ऑप्शन देखना है। तो पहले आपको ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों वेरिएबल को रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आंसर होगा नहीं। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी और डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रही बात आपके ऑप्शन सी की मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे अफेक्ट करता है इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कि आपने एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज पर आपने कितने आवर्स स्पेंड किया है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपका हार्ट रेट आप मेजर कर रहे हो। अब इस केस में आपको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इन दोनों वेरिएबल्स के जो बीच का रिलेशन है, रिलेशनशिप को कौन सा वेरिएबल अफेक्ट करता है। सो वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इस केस में मॉडरेटिंग वेरिएबल आपका जेंडर हो जाएगा। अब मान लो आपने सिर्फ मेल्स पर स्टडी करा, ये देखने के लिए कि जिन जिन मेल्स ने एक्सरसाइज पर, आप ये देखोगे कि उन्होंने एक्सरसाइज पर कितना आवर्स एक्सपेंड किया, कितने आवर्स उन्होंने एक्सरसाइज किया, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, और उनका हार्ट रेट आप चेक करोगे। तो इस केस में आपने सिर्फ मेल्स का चेक करा है, तो फीमेल्स का वैसे ही हो सेम केस, ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज जेंडर है, जेंडर एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। सो ये चार चीजें मॉडरेटिंग वेरिएबल में आता है जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच का रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। सो इस केस में और इस स्टडी में आप ये देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपने एक्सरसाइज किया है, आपके एक्सरसाइज आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप हार्ट रेट मेजर कर रहे हो। सो इस केस में आपका जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन को अफेक्ट करेगा वो होगा आपका जेंडर। सो ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। नेक्स्ट, in sampling with replacement, a sampling unit can be selected। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आप आपके सैंपल को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में से एक मेंबर, आपके सैंपल का एक मेंबर, आपका जो सैंपल आप चूज कर ले रहे हो उसका एक मेंबर, उसका सिलेक्ट होने का चांस क्या होगा उस केस में, वो कितने बार सिलेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म भी ये भी याद रखना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRSWR। सो ये शॉर्ट फॉर्म से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको ये याद रखना है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसे हम SRSWR के नाम से भी जानते हैं। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अगर आप चूज कर रहे हो ये टेक्निक, तो आपके जो सैम्पलिंग यूनिट है उसके सिलेक्ट होने का चांस कितना आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है।
जैसे यहाँ पर मेरी जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से मैं सैंपल सिलेक्ट कर ले रही हूँ। अब पॉपुलेशन में से मैंने ये वाले बंदे को सिलेक्ट कर लिया अपने सैंपल में, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से रिप्लेस कर दिया। मैंने फिर से क्या किया, इसको पॉपुलेशन में भेज दिया। तो यहाँ पर ये मेंबर मेरे पॉपुलेशन से कट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, पॉपुलेशन में इसको फिर से भेज दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। अब मैं फिर से रैंडमली चूज करूंगी सैंपल को। अगर मैं रैंडमली फिर से यहाँ पर पॉपुलेशन में से अपने सैंपल्स को चूज करती हूँ, तो अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है कि दूसरी बार अगर मैं चूज करूंगी तो ये पर्सन की फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। अगर मैं दूसरी बार चूज करूंगी तो इस पर्सन का फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा रैंडमली। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद ये पर्सन आपका फिर से सैंपल में सिलेक्ट हो गया। अब मैं फिर से क्या करूंगी, फिर से इसको रिप्लेस कर दूंगी, और फिर से अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है इसका फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, फिर से ये सिलेक्ट हो जाएगा सैंपल के लिए। तो अगर आप सैंपल को, सैम्पलिंग यूनिट अगर आपने एक बार चूज कर लिया अपने सैंपल को, उसको फिर से अपने पॉपुलेशन से रिप्लेस कर दिया, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली आपके मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है उस पर्सन के फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, और आपने फिर से रिप्लेस कर दिया तो वो फिर से सिलेक्ट होगा। तो ये बार बार ये चलते ही रहेगा। सो अगर आप आपके सैम्पलिंग यूनिट को आप रिप्लेस कर रहे हो पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो पर्सन बार बार सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस पर्सन के, उस सैम्पलिंग यूनिट के बार बार सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन टाइम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, मोर देन वन टाइम। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस प्रोसेस इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा एनालिसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। अब डेटा एनालिसिस प्रोसेस के ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। डेटा एनालिसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है एडिटिंग ऑफ डेटा, कि आपको डेटा को कैसे एडिट करना है। अब रिसर्चर ने अपने इंटरव्यूज के थ्रू, मान लो इंटरव्यूज के थ्रू रिसर्चर ने रिस्पोंडेंट से जो भी आंसर्स उनके रिकॉर्ड किए होंगे, तो समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो जाती होंगी। तो उस जो भी रिकॉर्डेड आंसर है, अगर वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो उस डेटा को एडिट करेंगे रिसर्चर। और यू कैन से रिस्पोंडेंट्स और इंटरव्यूवर्स से जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उस डेटा को रिसर्चर एडिट करते हैं। एक तरीके से डेटा एडिटिंग में रिसर्चर डेटा को क्लीन करते हैं, जो भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होंगी उसको हटा देते हैं। सो डेटा एडिटिंग ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस का। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन डेटा एडिट करने के बाद आप उस डेटा पर कोड करते हो। रिसर्चर क्या करते हैं, डेटा को कोड करते हैं। अब डेटा कोडिंग क्या होता है, अब मान लो जैसे रिसर्चर ने अपने रिसर्च में मेल और फीमेल्स दोनों पर स्टडी करा, तो मेल्स के लिए रिसर्चर एम यूज करेंगे, फीमेल्स के लिए रिसर्चर एफ यूज करेंगे। तो यहाँ पर रिसर्चर कुछ कोई कोई चीजों के लिए, कोई कोई वर्ड्स के लिए कोड यूज करते हैं। अब मान लो मेल के लिए रिसर्चर ने +1 यूज कर लिया, फीमेल के लिए -1। तो ये सारे ऐसे रिसर्चर्स कोड यूज करते हैं अपने रिसर्च में, डेटा के लिए कोड यूज करेंगे, सो उसे कहते हैं डेटा कोडिंग। सो ये आपका सेकेंड स्टेप में आता है डेटा कोडिंग। देन थर्ड स्टेप में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब रिसर्चर जो होते हैं एक पॉपुलेशन पर मान लो कोई स्टडी कर रहे हो, और वो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, तो पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनियस होती है उसको रिसर्चर पहले होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। होमोजीनियस ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी सिमिलैरिटीज, उस पॉपुलेशन की सिमिलैरिटीज, जो सिमिलैरिटीज है उसकी बेसिस पर रिसर्चर उस पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी उसमें क्लैरिटी होगी, और आपका जो क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन भी तभी होगा जिसमें क्लैरिटी हो, इक्वालिटी ऑफ स्केल हो, एक्यूरेसी हो। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आपका ये थर्ड स्टेप होता है। एंड देन उसके बाद आप टैबुलेशन ऑफ डेटा, रिसर्चर क्या करते हैं, आपका जो भी डेटा होता है उसको एक टेबल फॉर्म में करते हैं। प्रॉपर टेबल नंबर डालेंगे, हेड नोट्स, फुट नोट्स, कैप्शन, प्रॉपर टॉपिक। सो उस तरीके से डेटा में टैबुलेशन में मतलब टेबल में सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सारा डेटा लिखते हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर अगर उस टॉपिक पर रिसर्च करे तो उस डेटा को यूज कर सके। देन उसके बाद जो भी डेटा होता है रिसर्चर्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिमेंबर फर्स्ट स्टेप होता है आपके डेटा एनालिसिस प्रोसेस का डेटा एडिटिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल किस ऑप्शन का सबसेट होता है। किस सबसेट मतलब किसका पार्ट होता है, किस ऑप्शन का पार्ट होगा, किस ऑप्शन का सबसेट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर आपका जो
सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है, बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में आपके जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से थोड़े बहुत पॉपुलेशन का एक पार्ट लेते हो, थोड़े बहुत मेंबर ले लेते हो। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आपने 1 2 3 4 5 लोगों को ले लिया और ये आपका सैंपल बन गया। तो सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन का कुछ पार्ट और पॉपुलेशन का सबसेट। तो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Whereas ऑप्शन है आपको गिवन है डेटा। डेटा क्या होता है, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को आप डेटा कहोगे। तो सैंपल जो है आपका डेटा का सबसेट नहीं होता है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ग्रुप, ग्रुप भी इस केस में करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप डेटा को किस तरीके से स्प्रेड करते हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहाँ पर सैंपल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी सबसेट नहीं होगा, बल्कि सैंपल जो होता है इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कुछ पार्ट होता है आपका सैंपल, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पॉपुलेशन। नेक्स्ट, which law asserts that the greater the number of items one chooses from a universe, the greater is the possibility of accuracy? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आपके ग्रेटर नंबर ऑफ आइटम्स होंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, उतने ज्यादा आपके ग्रेटर रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे। मतलब अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है, अब यहाँ पर यूनिवर्स से रिलेटेड पॉपुलेशन है और आप पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका सैंपल है। अब पॉपुलेशन में आपके टोटल 100 लोग हैं, 100 पीपल है, और आपने जो सैंपल चूज किया वो ग्रेटर चूज कर, आपने सैंपल में आपके जो मेंबर्स है वो टोटल 90 है मान लो। तो आपका जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग है और आपके जो सैंपल है उसमें टोटल 90 पीपल है। अब मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है, अब मैं समझ लो पॉपुलेशन की यहाँ पर हाइट मेजर कर रही हूँ, इस केस में मैं हाइट पर स्टडी कर रही हूँ, हाइट मेजर कर रही हूँ लोगों की। तो पॉपुलेशन का जो मीन है मेरा और जो सैंपल का मीन है ये लगभग सेम ही आएगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होंगी कि वो रिजल्ट जो मेरे एक्यूरेट आए। तो अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है और आपका जो सैंपल है, पॉपुलेशन में से अगर आप जो सैंपल चूज कर रहे हो और सैंपल का साइज आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा ग्रेटर होगा, उतने ज्यादा ये पॉसिबल है कि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आए। तो ये लॉ आपका कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, जितने ज्यादा आपके नंबर्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट, which method is most appropriate to measure interpersonal relation of people in different group? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप ऐसा कौन सा टेक्निक यूज करोगे, ऐसी कौन सी एनालिसिस और टेक्निक यूज करोगे अगर आपको लोगों का डिफरेंट ग्रुप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेजर करना है। तो वो टेक्निक और वो एनालिसिस आपकी होगी सोशियोमेट्रिक एनालिसिस। सोशियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, जिसमें आप रिस्पोंडेंट्स को और किसी और पर्सन का वो देखते हो कि उनका इंटरैक्शन क्या हो रहा है बिटवीन ग्रुप्स मेंबर, किसी ग्रुप के मेंबर्स के साथ उनका इंटरैक्शन क्या हो रहा है, वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, उनका रिलेशन कैसा है दूसरे लोगों के साथ, आप ये देखते हो थ्रू सोशियोमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर ऑप्शन ए आपको गिवन है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, जिसमें आप रिस्पोंडेंट्स के ओपिनियंस और उनके बिलीव्स को आप मेजर करोगे। सो ये आप प्रोजेक्टिव टेक्निक की हेल्प से रिस्पोंडेंट्स के कुछ दूसरे पर्सन्स के ओपिनियंस और बिलीव्स को मेजर करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज प्रोजेक्टिव टेक्निक में आप कोई भी दूसरे पर्सन का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं देखते हो बिटवीन द ग्रुप्स। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस जैसे नेम में ही मीनिंग है कंटेंट, आप किसी कंटेंट को एनालाइज करते हो, आप देखते हो उसमें जो फॉर्मेट है किस तरीके से फॉर्मेट यूज करा गया, उस कंटेंट का वर्ड्स कैसे लिखे गए हैं, पैटर्न कैसा है, और यू कैन से स्टाइल कैसा है, सिस्टमैटिक मैनर में वो कंटेंट लिखा गया है या फिर नहीं, सब कंटेंट को एनालाइज कर रहे हो। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से वो चीज बिहेव कर रही है, कौन सा कैसा आप कोई पर्सन को, कोई एनिमल को आप बिहेव कर रहे हो, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगाते हो।
तो ऑब्जर्वेशन में आप कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं देखते हो दूसरे लोगों का बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोशियोमेट्रिक एनालिसिस। सोशियोमेट्रिक एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें आप इंटरैक्शन देखते हो दूसरे लोगों का बिटवीन ग्रुप्स मेंबर। ओके, नेक्स्ट, drawing information or content from the work of another without acknowledging the source by citing a reference is considered to be plagiarism in all of the following cases except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो विदाउट एक्नॉलेजिंग, मतलब विदाउट उनका नेम प्रॉपर मेंशन करे बिना, तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्लेजरिज्म, हम उसको कहेंगे कि वो प्लेजरिज्म के अंडर नहीं आएगा। तो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर। कोई ऑथर है, कोई रिसर्चर, उसका आप एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहे हो, सो ये आपका प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगा। ये आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा किसी और रिसर्चर का, आप एज इट इज वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड आप ले रहे हो, सो ये प्लेजरिज्म हो जाएगा। प्लेजरिज्म क्या होता है? किसी और रिसर्चर का वर्क कॉपी करने को प्लेजरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option B, using data that the author has compiled through his or her independent investigation। ऐसा डेटा जो ऑथर ने अपने खुद के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के, खुद ने, वो ऑथर ने खुद ही इन्वेस्टिगेट कर डेटा कलेक्ट करा है और आप उस डेटा को एज इट इज यूज कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा डेटा जो रिसर्चर के, जो दूसरे ऑथर का डेटा है, जो उसने, वो ऑथर ने खुद अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, खुद इन्वेस्टिगेट कर डेटा कलेक्ट करा है और आप उसको, उस डेटा को यूज कर रहे हो, तो ये भी आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन डी देखते हैं, रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेन इन द ऑथर्स वर्क। आप क्या कर रहे हो? किसी और ऑथर का कंटेंट ले रहे हो और उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो। कोई चार्ट है, आपका उस ऑथर का इंफॉर्मेशन ले रहे हो और उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, फिर से आप आपके रिसर्च पेपर में उसको बता रहे हो, तो ये भी प्लेजरिज्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई उसका, उस प्रॉपर ऑथर का नेम मेंशन नहीं कर रहे हो। आप रिसर्च में किसी और ऑथर का कंटेंट इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उस ऑथर का नेम नहीं लिखा होगा तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। सो उसी तरीके से ऑप्शन डी में आपको जो ऑप्शन गिवन है ये प्लेजरिज्म के अंडर आता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। आप ऐसे ऑथर का वर्क यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो जो कि कॉमन नॉलेज है। अब कॉमन नॉलेज क्या हो सकता है? जैसे ह्यूमन have two eyes। so ये कॉमन नॉलेज है, सबको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें दो आईज होते हैं। ह्यूमंस हैव टू आईज। ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस है, उनको ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये जो सारे इंफॉर्मेशन, ये जनरल है, ये तो सबको ही पता है कि ह्यूमन हैव टू आईज। सो ऐसे इंफॉर्मेशन जो सबको पता है, जो कॉमन है, वो आप यूज कर रहे हो। सो अगर आप उसको साइट नहीं भी कर रहे हो तो वो प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। नेक्स्ट, Which of the following are associated with behavioral observation? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि behavioral observation का पार्ट हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब behavioral observation क्या होता है कि आप किसी चीज को, कोई पर्सन है, वो किसी और पर्सन को देखकर कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन, उसको, उस ऑब्जर्वेशन को आप कौन कौन से एनालिसिस से मेजर कर सकते हो, और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन का पार्ट हमें किस ऑप्शन में गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, नॉन वर्बल एनालिसिस। नॉन वर्बल एनालिसिस क्या होता है? जिसमें आप किसी पर्सन के फेशियल और से बॉडी मूवमेंट को आप एनालाइज करते हैं। जैसे मान लो आपके फेशियल एक्सप्रेशन में देखोगे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं। कोई पुअर पर्सन है, आप उसको देखकर हंस रहे हो, मतलब आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो आपने हंसा और मैंने आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख लिया और उसके थ्रू पता चला कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। सो नॉन वर्बल एनालिसिस क्या होता है? आप किसी भी पर्सन के फेशियल एंड बॉडी मूवमेंट को, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को, उनके बॉडी लैंग्वेज को आप
ऑब्जर्व कर सकते हो। सो ये भी एक बिहेव वो कैसे बिहेव कर रहा है उसको आप देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। सो ये भी आपका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी लैंग्विस्टिक एनालिसिस। सो लैंग्विस्टिक याद रखना है आपको, ये लैंग्वेज वर्ड से बना है। मतलब कोई पर्सन की लैंग्वेज कैसी है, वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है जब वो बात कर रहा है किसी से। सो वो कौन से चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे यूज कर रहा है, कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, किस तरीके से उसकी लैंग्वेज है। तो उसकी अगर आप लैंग्वेज कोई कैसे बोलता है उसके थ्रू भी आप उसके बिहेव को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्पेशल एनालिसिस। स्पेशल एनालिसिस क्या होता है? सो स्पेशल आपको ये याद रखना है, ये स्पेस से बना है वर्ड। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर कैसा बिहेव करते हो। अब मान लो जैसे कोई चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रन आप उनको देखोगे कि वो क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, और कोई चिल्ड्रन आप देखोगे उसकी क्लास में कैसे बिहेव कर रहे हैं, और वही चिल्ड्रन आप ये भी देखोगे कि वो पार्क में कैसे बिहेव करते हैं। आप उनको क्लास में बिठा दो तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, अगर आप उनको पार्क में लेके जाओ तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, उनका ये देख रहे हो कि वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, अगर आप उनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर रखते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं। तो स्पेशल एनालिसिस के थ्रू भी आप लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो ये भी आपका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई पर आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। Next, a dash correlation between the items indicates that the internal consistency of the construct leads to greater reliability. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपके जो कोरिलेशन रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके जो इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स है और वो उनके जो रिजल्ट्स है वो रिलायबल हो जाएंगे। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कंस्ट्रक्ट होता क्या है? इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कंस्ट्रक्ट होता है आपका इंटरनल वैलिडिटी। आपको ये याद रखना है, इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है, जैसे आप कोरिलेशनल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो इस स्टडी को आप कहोगे इंटरनल वैलिडिटी। आपकी जो स्टडी होंगी वो इंटरनल वैलिड होंगी। मतलब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही अफेक्ट होना चाहिए। जो बाकी दूसरे वेरिएबल्स है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल आएंगे। सो इस केस में इंटरनल वैलिडिटी, आपके इंटरनल वैलिडिटी स्टडी कब होंगी? जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट आप देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इस केस में क्या होना चाहिए? आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हाईली कोरिलेशन होना चाहिए। वे दोनों भी वेरिएबल हाईली एक दूसरे से कोरिलेटेड होना चाहिए। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई कोरिलेशन बिटवीन द items indicates that the internal validity leads to greater reliability. That's why आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई। And thank you for watching this video. See you tomorrow.